हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। तो मैं आपको पिछली क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ा रहा था। तो हमने कोशिका के भाग को सीखा। हमने पहले सीखा कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमने पूरे कोशिका द्रव्य को सीखा और फिर हमने बच्चे अंत में जाकर के केंद्रक को भी सीख लिया। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखा कि कुछ चीजें जंतु कोशिका में है, कुछ चीजें पादप कोशिका में है, एनिमल सेल में और कुछ प्लांट सेल में। तो चलिए जरा यहीं पर जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल और पादप कोशिका प्लांट सेल के बीच के अंतर को हम समझ लेते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो जैसे इसे याद रखेंगे तो आप प्रश्न को बना सकते हैं, आपको प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चे, हमारा पॉइंट है जंतु कोशिका एवं जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। थोड़ा हम इसकी भी बात कर ले बच्चे, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। तो जब आप इस अंतर को याद रखेंगे तो आराम से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूं, कॉलम बना देता हूं, आपको कॉलम में सीख लीजिए ताकि दोनों चीजें आपके सामने आमने सामने रहे। इधर देखिए पादप कोशिका है, ये बीच में मैंने डिवीजन कर दिया और इस तरफ मैंने क्या लिख दिया है, जंतु कोशिका मतलब प्लांट सेल, और इधर क्या हो गया, एनिमल सेल। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए यहां सही बच्चे केयर करेंगे। यहां हमारी पादप कोशिका, यहां हमारी जंतु कोशिका, और हमें दोनों में क्या सीखना है, अंतर सीखना है। तो देखिए पहले पादप कोशिका और फिर जंतु कोशिका लिखेंगे। जैसा मैंने आपको क्या कहा था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसमें क्या है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब है 3 स्तर वाले। ठीक है बच्चे, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने क्या देखा, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। क्लियर है कि जो पादप कोशिका है उसमें हमने देखा कि त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति है और ये कोशिका किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से या सेलुलोज से। लेकिन अगर आप यही जंतु कोशिका में अगर आप जाकर देखते हैं बच्चे, तो जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। ठीक है, ये देखिए ये किससे ढकी होती है बच्चे, तो इसमें कोशिका भित्ति तो नहीं होती, लेकिन ये जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। जीव द्रव्य झिल्ली से क्या होती है, ढकी होती है। पूरी बात समझ में आ गई? यानी पादप कोशिका में त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति है और वो सेल्यूलोज से बनी है, पर जंतु कोशिका जिस चीज से ढकी हुई है उसका क्या नाम है, जीव द्रव्य झिल्ली। क्लियर हो चुका? चलिए अब हम फिर दूसरे अंतर पर आते हैं। अब दूसरे अंतर में बच्चे आप ये याद रखेंगे कि पौधों में यानी इसमें पर्णहरित होता है। क्या होता है बच्चे, पौधों में पर्णहरित होता है। देखिए पर्णहरित को ही हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बच्चे, क्लोरोफिल। ठीक है, तो याद रखना है कि पौधों में क्या होता है, पर्णहरित होता है। लेकिन अगर यही जंतु की बात की जाए, स्पष्ट है, तो सिंपल सी बात है, जंतु में नहीं होता या जंतु कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में नहीं होता। स्पष्ट है? तो यहां पर देखिए पौधों में क्या है, क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण में आता है, पर्णहरित होता है। लेकिन हमने जंतु कोशिका में देखा कि पर्णहरित जैसी कोई चीज नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। देखना बच्चे, पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर यही जंतु की बात की जाए तो जंतु में पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या हो रहा है, पाया जाता है। स्पष्ट है? तो हमने फिर देखा कि पादप में सेंट्रोसोम क्या है, नहीं है। लेकिन अगर जंतु में देखा जाए तो जंतु में पाया जाता है। स्पष्ट है? अच्छा, फिर याद रखना है बच्चे कि पादप में लाइसोसोम भी नहीं होता, पर जंतु में होता है। ठीक है, पादप में लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम
नहीं होता, स्पष्ट है। लेकिन अगर यही जंतु में आप इसकी तुलना कर ले तो सीधे कहेंगे जंतु में होता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि पादप में लाइसोसोम भी नहीं है, लेकिन अगर जंतु की बात की जाए तो जंतु में होगा। स्पष्ट है? अच्छा, फिर देखिए बच्चे, कहा गया है कि पादप कोशिका में, ठीक है, रसधानी जो होती है बच्चे, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जो पादप कोशिका है, स्पष्ट है, उसमें भी हमने आपको चीजें बताई थी। अब देखो अगला क्या है कि जो पादप कोशिका है उसमें तारक केंद्र नहीं होता। अगला अगर हम देखें बच्चे तो पादप में तारक केंद्र नहीं होता, तारक केंद्र नहीं होता। लेकिन अगर यही बात आप जंतु में बात करेंगे तो जंतु में होता है। स्पष्ट है? तो फिर इसे याद रखना है आपको कि जो पादप है बच्चे, उस पादप में हमने ये भी देखा कि पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, लेकिन अगर जंतु की बात की जाए तो जंतु में तारक केंद्र होता है। तो बच्चे इनको बस याद रखिएगा, आपके मैक्सिमम प्रश्न जो है वो यहीं से पूछते हैं। तो अगर आपको ये अंतर पता है तो आप तुरंत आंसर बना लेंगे, बस इसको ख्याल रखिएगा। इसी से आपसे जनरली वो क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चे, पुटअप करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक बात याद रखिए बच्चे, हमने पहले यहाँ कोशिका को बखूबी सीखा, अब हमें कोशिका विभाजन सीखना है। क्या सीखना है? कोशिका विभाजन। और देखिए कोशिका विभाजन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं बस उस चीज को आप कवर करते चलिए, आपके कोशिका विभाजन अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बच्चे। अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो है कोशिका विभाजन, जो मैं पहले बता देता हूं कि कोशिका विभाजन भी क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां सभी बच्चे क्लियर कीजिए। अब हमें पढ़ना है कोशिका विभाजन, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। क्या कहते हैं बच्चे हम इसे, कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन। तो चलिए पहले एक बात क्लियर कीजिए कि कोशिका विभाजन, मैंने पहले बता देता हूं कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में, याद रखिएगा कि 1855 में सर्वप्रथम विर्चो एक व्यक्ति था बच्चे, क्या नाम था उसका, विर्चो ने स्पष्ट किया, विर्चो ने स्पष्ट किया। यानी कोशिका विभाजन को सबसे पहले कितने स्पष्ट किया था, किसने, विर्चो ने। कब बच्चे, 1855 में। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था क्लास में कि विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। याद रखना है कि विर्चो ने स्टेटमेंट भी दिया था कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसलिए बच्चे विर्चो ने ही सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में क्या किया था कि कोशिका विभाजन को स्पष्ट किया था। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सामान्यतः जो है बच्चे कोशिका विभाजन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सामान्यतः जो कोशिका विभाजन है, सामान्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं बच्चे। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जनरली जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, किंतु एक तीसरा प्रकार भी होता है। याद रखना है बच्चे, लेकिन क्या होता है, एक तीसरा प्रकार भी होता है। तो जरा हम उस तीसरे प्रकार को भी समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सामान्यतः कोशिका विभाजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, और लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है। अब वो क्या है बच्चे, तो चलिए याद रखेंगे कि एक को हम जो कहते हैं, स्पष्ट है, एक को कहते हैं बच्चे समसूत्री विभाजन। देखिए समझते चलिए, क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन को हम कहते हैं माइटोसिस। क्लियर है? एक हो गया समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। फिर होता है बच्चे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। पहला माइटोसिस, फिर बच्चे मियोसिस। और जो मैंने कहा था ना एक तीसरा प्रकार होता है, तो वो जो तीसरा प्रकार होता है बच्चे उसको हम कहते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री
असूत्री विभाजन, जिसे हम कहते हैं एमिटोसिस। क्या कहते हैं बच्चे? एमिटोसिस। तो याद रखना है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, जो ये है और ये है, पर एक तीसरा प्रकार है बच्चे जो क्या है? असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और क्या है? असूत्री विभाजन। तो बच्चे अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि असूत्री विभाजन को समझते हैं। पहले हम असूत्री विभाजन को समझेंगे, उसके बाद तुरंत समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पर हम आएंगे। और बच्चे देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो भी क्लास नोट्स में लिखवाऊंगा उसे बस आप बखूबी समझते चलिए और नोट्स को बनाते चलना है। क्लियर है? वहीं से प्रश्न होंगे, ज्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं करना, जो बोल रहा हूं बस उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। तो चलिए बच्चे, हम सबसे पहले शुरू करते हैं असूत्री विभाजन से, जो अन्य विभाजन है। क्लियर है? पहले हम किससे शुरू करेंगे? असूत्री विभाजन, जिसे हमने क्या नाम दिया था बच्चे? एमिटोसिस। चलिए, तो पहले आप असूत्री विभाजन अमिटोसिस को अच्छे से सीखिए। एक बात सभी लोग याद रखेंगे कि जो असूत्री विभाजन है, यह विभाजन प्रारंभिक या पुराने जीवों में होती है। पहले याद रखना है कि यह किस में होती है बच्चे? यह होती है प्रारंभिक या पुराने या आदिम प्रकार के जीवों में। आदिम जीवों में, स्पष्ट है? यानी बच्चे वैसे जीव जो बहुत पुराने हो, प्रारंभिक हो, आदिम प्रकार को हैं, अगर वैसे जीवों में पूछा जाए कि कौन सा विभाजन होगा, तो आप क्या कहेंगे? वहां पर असूत्री विभाजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लेकिन प्रश्न है कि प्रारंभिक, पुराने या आदिम जीव होंगे कौन? तो देखिए, उनको आपको समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे बच्चे पुराने जो जीव होते हैं, इसमें हम कह सकते हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। देखिए कौन कौन हो सकते हैं बच्चे इसमें? जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ऐसे जीवों में आपको असूत्री विभाजन मिलेगा। ये सीधा पूछ लेते हैं, शैवाल आदि। क्लियर है बच्चे? शैवाल आदि। तो याद रखिए, याद करते चलिए कि असूत्री विभाजन प्रारंभिक, पुराने या आदिम प्रकार के जीवों में होंगे, जैसे जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल। ये सारे जीव बच्चे प्रारंभिक है, पुराने हैं और आदिम प्रकार के जीव हैं, उनमें यही होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इस विभाजन को हम प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चे? सभी लोग केयर कीजिएगा कि इसे ही, इस विभाजन को ही हम प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, विभाजन भी कहते हैं, विभाजन भी कहते हैं। तो हमने देखा कि असूत्री विभाजन का एक और नाम है, और वो नाम क्या है बच्चे? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजक। तो सभी लोग याद रखेंगे कि असूत्री विभाजन को हम प्रत्यक्ष जो है बच्चे, हम क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे कि इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक का क्या होगा? विभाजन होगा। ये पुराने आदिम जीवों में होंगी, जैसे जीवाणु, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, शैवाल हो गए आदि। स्पष्ट? अच्छा देखिए, अब क्या होता है बच्चे, इसमें केंद्रक क्या होता है? पहले लंबा होता है और फिर दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए इसको समझते चलिएगा बच्चे। इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें जो केंद्रक है, स्पष्ट बच्चे, इसमें केंद्रक पहले क्या होगा बच्चे? लंबा होगा, पहले लंबा होगा। तो हमने देखा कि इस विभाजन में पहले क्या होता है कि जो केंद्रक है वो पहले क्या होगा? लंबा होगा। और जब बच्चे केंद्रक लंबा होगा तो लंबा होने के साथ ही वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। फिर याद रखना है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो हमने ये देखा कि इसमें जो है केंद्रक वो पहले क्या होगा? लंबा होगा, और लंबा होने के बाद बच्चे वो दो भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक पहुंच जाता है। याद रखिएगा, दो भागों में विभाजित हो जाता है। फिर बच्चे प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक, क्योंकि केंद्रक भी विभाजित हो गया बच्चे, तो प्रत्येक भाग में
एक एक केंद्रक भी क्या होता है, पहुंच जाता है, एक एक भाग में केंद्रक पहुंच जाता है, इसलिए हम इसे स्पष्ट केंद्रक विभाजक भी कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि असूत्री विभाजन में कि ये प्रारंभिक, पुराने और आदिम जीवों में होगी, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। क्लियर है? इसको हम प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि इसमें केंद्रक क्या होगा, पहले लंबा होगा, लंबा होते होते बच्चे वो इतना पतला होगा कि अपने आप दो भागों में बंट जाएगा, और जैसे दो भागों में बटेगा फिर प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक पहुंच जाएगा, और हम कहेंगे कि असूत्री विभाजन हो चुकी है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे, बस ये 3-4 लाइन है, आप याद रखेंगे, तुरंत असूत्री विभाजन का आप क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें थोड़ा भी आपको मेहनत नहीं करना। ठीक है, चलिए बच्चे, असूत्री विभाजन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, मैं मिटाता हूं इसे। अब हम चलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन में। किसमें बच्चे? समसूत्री कोशिका विभाजन। अब जरा देखते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है। देखिए बच्चे, समसूत्री, सम का मतलब समान होता है, बस आपको इतना याद रखना है कि समसूत्री में यहां समान चीजें होंगी। तो जरा देखते हैं कि क्या है वो समान चीजें। चलिए, तो बच्चे हमारा अगला पॉइंट है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन, और मैंने समसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहा था बच्चे? माइटोसिस। तो अब हमें समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस को भी बखूबी सीखना है। और देखिए, जो जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी है बच्चे, इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं, तो आपको लगेगा कि चीजें बहुत लंबी चल रही हैं, तो घबराना नहीं है। जो जो बातें लिखवाऊंगा बस उसे अच्छे से याद रखिए, अपने आप आपके सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे। तो चलिए बच्चे, सीखते हैं पहले समसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर है? याद रखना है, इसे हम परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। एक और नाम है बच्चे इसका, क्या? इसका एक और नाम है, वो है परोक्ष कोशिका विभाजन। बच्चे, परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि कोशिका विभाजन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होगा, तभी तो हमने इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा है। तो भूलिएगा नहीं कि समसूत्री कोशिका विभाजन को हम परोक्ष कोशिका विभाजन यानी इनडायरेक्ट कोशिका विभाजन भी कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्लियर है? तो याद रखेंगे, समसूत्री यानी माइटोसिस जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था बच्चे। क्लियर है? माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था। वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो माइटोसिस शब्द का प्रयोग है 1882 में किसने किया था? वॉल्थर फ्लेमिंग। यही वॉल्थर फ्लेमिंग था बच्चे जिसने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया। और माइटोसिस का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण। याद रखना है कि माइटोसिस का अर्थ क्या है? तो माइटोसिस का अर्थ है धागे की तरह निर्माण। देख रहे हैं बच्चे, धागे की तरह निर्माण। तो इन चीजों को भी जानिए, ये सब रेयर चीज है कि माइटोसिस का अर्थ क्या है। तो माइटोसिस का अर्थ है बच्चे धागे की तरह निर्माण। इसका मतलब है माइटोसिस में जो निर्माण होगा वो कैसा होगा? वो धागे की तरह होगा, यानी थ्रेड की तरह। तो चलिए ठीक है, पहले हमने सीखा कि ये इनडायरेक्ट कोशिका विभाजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था। इस माइटोसिस का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण। लेकिन बच्चे, दरअसल वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वास्तव में अगर आप इसका अर्थ पूछेंगे तो इसका वास्तव में अर्थ केंद्रक का विभाजन है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि माइटोसिस का अर्थ तो है चलो धागे की तरह निर्माण। अगर दरअसल हम वास्तव में देखें, एक्चुअली देखें, तो एक्चुअली में इसका मतलब हो जाता है केंद्रक का विभाजन। तो हमें समझना है कि कैसे धागे की तरह निर्माण और वास्तव में कैसे केंद्रक का क्या है? विभाजन है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर देखना बच्चे, ये विभाजन जो है शरीर की कायिक कोशिका में होती है। फिर याद रखिएगा कि ये विभाजन किस में होती है बच्चे?
तो ये विभाजन कायिक कोशिका में होती है। कायिक कोशिका का मतलब है बच्चे शरीर की, बॉडी सेल्स में, ठीक है। तो ये विभाजन किस में होती है बच्चे? कायिक कोशिका में होती है। यानी जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं बच्चे, उससे ही, बॉडी का मतलब बच्चे, कायिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो याद रखिएगा कि जब भी समसूत्री विभाजन होगी तो ये हमेशा कायिक कोशिका में होगी, यानी शरीर के कोशिकाओं में होगी, अंगों के कोशिकाओं में होगी। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि मातृ कोशिका विभाजित होकर दो, याद रखिए इसमें होता है क्या है बच्चे कि मातृ कोशिका, देखिए मातृ का मतलब क्या होता है? मदर, ठीक है। तो मातृ कोशिका इसमें क्या होती है बच्चे? विभाजित होती है। तो मातृ कोशिका विभाजित होकर, देखिए समझते चलिए, मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान, देखिए बच्चे समसूत्री है, मैंने कहा था ना समान, तो याद रखिएगा कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति, संतति का मतलब बच्चे, बच्चा होता है, जैसे मां का पुत्र। तो याद रखना है कि मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान क्या करती है बच्चे? संतति कोशिका को जन्म देती है। क्लियर है? तो एक बात याद रखना है आपको, सिंपल सी बात है, यहां पर इस बात को समझिएगा कि मैंने आपको साफ कहा है कि हमने ये देखा कि क्या हुआ इसमें कि एक मातृ कोशिका विभाजित होगी और दो समान नई संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो दो समान संतति कोशिका, और ये क्या होती है बच्चे? नई, ठीक है, संतति कोशिका का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि समसूत्री में क्या होगा कि जो मातृ कोशिका विभाजित होगी वो दो समान संतति कोशिका का निर्माण करेगी, वो असमान नहीं होंगे, वो एक जैसे होंगे, तभी ये क्या होता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। क्लियर हो चुका? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में होती है। इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि यह क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में होती है, इसीलिए तो यह जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में होती है। और बच्चे अगर इसके चरण पूछा जाए तो लगभग कितने चरण हैं? याद रखना है 5 चरण है। तो हमने ये भी देख लिया कि ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों में होती है। और लगभग बच्चे इसके कितने चरण हमें मिलेंगे? हमें इसके 5 चरण मिलेंगे। तो चलिए जरा एक एक चरण को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिए बच्चे, मैंने पहले 1 लिख दिया, यानी ये प्रथम चरण की बात होगी। देखिए जो प्रथम चरण है उसे कहा गया है इंटरफेज। क्या कहा गया है? इंटरफेज। और इंटरफेज को ही हम विश्रामावस्था कहते हैं, यानी विश्राम की अवस्था। क्लियर है? तो नहीं भूलेंगे बच्चे कि माइटोसिस समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होगी और दो समान संतति कोशिका का निर्माण होगा। और ये एक इसलिए जटिल प्रक्रिया है क्योंकि ये 5 चरणों में होती है। और इसका जो पहला चरण है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरफेज या विश्रामावस्था कहते हैं। भूलेंगे नहीं बच्चे, इंटरफेज या विश्रामावस्था। अब जरा देखते हैं कि विश्राम अवस्था या इंटरफेज में होता क्या है। याद रखिएगा इसमें पहले प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में होती है। देखिए बच्चे समझते चलिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी कोशिकाएं हैं, क्लियर है, तो प्रत्येक कोशिका पहले विश्राम की अवस्था में आ जाती हैं। पहले विश्रामावस्था में होती है। पूरी बात समझ में आई? एकदम बच्चे की तरह समझते चलिए। मैं पूरी लाइन लिखवा रहा हूं ताकि आप बखूबी नोट्स बना सके। तो याद रखना है बच्चे, इंटरफेज विश्रामावस्था है। और इस विश्रामावस्था में मैंने क्या कहा आपको कि प्रत्येक कोशिका पहले किस अवस्था में होंगी बच्चे? वो विश्राम की अवस्था में होंगी। अच्छा, और क्या है कि कोशिका जल योजित होती है। जल योजित मतलब जल में डूबी हुई होती है। उसके कारण बच्चे गुणसूत्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। फिर याद रखिएगा कि कोशिका के जल योजित मतलब जल में डूबी। क्लियर है बच्चे? यानी जो कोशिका में द्रव्य होता है, समझिए कि कोशिका जल योजित होने के कारण, जल योजित होने के कारण जो गुणसूत्र है यानी कि क्रोमोसोम,
ठीक है बच्चे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। देख रहे हैं, अपने आप बच्चे समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले याद रखना है कि इंटरफेज की अवस्था, ठीक है बच्चे, पहले क्या है, इंटरफेज की विश्रामावस्था। इसमें क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि प्रत्येक कोशिका पहले विश्रामावस्था में होती है, फिर कोशिका क्या होती है बच्चे कि जल योजित होने के कारण, यानी कि जल में रहने के कारण, डूबने के कारण हमें जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम, वो स्पष्ट रूप से दिखाई हमें नहीं देती। स्पष्ट है। चलिए, तो आपने इंटरफेज को सीख लिया। तो बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरफेज में इतना याद रखिएगा कि कोशिका पहले विश्राम की अवस्था में है, जल योजित होती है, और जो जल योजित होती है उस जल योजित होने के कारण हमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई क्या करते हैं बच्चे, नहीं देते। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए यहां सभी बच्चे लिख लीजिए, बस इन्हीं लाइनों को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आराम से क्वेश्चन को बच्चे डील कर सकते हैं। मैं मिटा दूं इसे, क्योंकि यहां हमने क्या किया है, इंटरफेज को बखूबी सीख लिया है। अब चलते हैं दूसरी अवस्था में। अब देखते हैं दूसरी अवस्था क्या है। एकदम इजी वे में समझते चलिए बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं वो, और जितना मैं लिखवा दूं बस उस पर केयर कीजिए, आप सारे प्रश्नों को बना लेंगे। चलिए अब बच्चे जो दूसरी अवस्था है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। अब दूसरी अवस्था क्या है बच्चे, प्रोफेज। पहला इंटरफेज और दूसरा क्या है, प्रोफेज। अब देखिए बच्चे, प्रोफेज जब होता है तो क्या होता है, ठीक है, याद रखना है कि इस अवस्था में कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। अब क्या होता है बच्चे, कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। मतलब बच्चे जल का हटना क्या होता है, शुरू हो जाता है। स्पष्ट है, क्योंकि कोशिका जल में डूबी हुई थी। अब दूसरी अवस्था जब आई तो हम दूसरी अवस्था में ये देख रहे हैं बच्चे कि जो कोशिकाएं हैं अब उसमें क्या शुरू हो गया, निर्जलीकरण देखिए शुरू हो गया, यानी जल खत्म होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब जो क्रोमेटिन का जाल है वो स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। ठीक है, निर्जलीकरण शुरू हो गई। अब देखिए बच्चे, जो क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल वो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब क्रोमेटिन जाल भी समझा दिया है बच्चे, तुरंत नोट्स की रिवीजन करेंगे। चलिए, तो क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप से क्या हुआ, दिखने लगता है। अब हमने क्या देखा बच्चे कि जो क्रोमेटिन जाल है वो हमें स्पष्ट रूप से क्या हो गया, दिखने लगा। और क्या होता है बच्चे, क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर याद रखना है कि ये जो क्रोमेटिन जाल के जो धागे हैं, क्रोमेटिन जाल के धागे, क्लियर है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। टूटकर, देखिए बच्चे क्या क्या हो रहा है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। देख रहे हैं, यानी प्रोफेज में निर्जलीकरण शुरू हुआ, क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप से दिखने लगा, और जो क्रोमेटिन जाल के धागे हैं अब वो बच्चे टूटने लगे, और टूटकर क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। यही जो टुकड़े हैं बच्चे गुणसूत्र होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये टुकड़े ही क्या हैं बच्चे, गुणसूत्र हैं। भूलिएगा नहीं, यही है क्रोमोसोम, क्योंकि पहली अवस्था में क्रोमोसोम नहीं दिख रहा था, लेकिन दूसरी अवस्था में क्या देखा हमने कि कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हुआ, क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप से दिखने लगा। अब जो क्रोमेटिन जाल के धागे थे वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए, और यही जो टुकड़े हैं बच्चे, यही क्या है, गुणसूत्र है, यही क्या है, क्रोमोसोम है। क्लियर है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं भी होती हैं। देखिए, अपने आप सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब याद रखना है कि प्रत्येक गुणसूत्र पर, प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर
दानेदार क्या होती है बच्चे, रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर। क्या कहते हैं बच्चे, क्रोमोमियर। एक मिनट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। भूलिएगा नहीं, खासकर एकदम सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि ये जो हमें प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं होती है, इन्हीं रचनाओं को क्या कहा गया है बच्चे, क्रोमोमियर कहा गया है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी लोग केयर कीजिएगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो आपने इसमें देखा बच्चे कि जितने भी कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हुई, क्रोमेटिन जाल अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। अच्छा, अब जब ये आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगी बच्चे, तो स्पष्ट रूप से दिखने से क्या हुआ कि जो क्रोमेटिन जाल थी, ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन जाल है बच्चे, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगे। अब क्रोमेटिन जाल के जो धागे हैं, ठीक है, तो इन धागों में क्या देखा गया कि ये धागे भी टूटने लगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और इन टुकड़ों को ही हमने क्या नाम दिया, गुणसूत्र दिया। अब देखा गया कि प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं होती है, इन दानेदार रचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर। भूलेंगे नहीं बच्चे, क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है। फिर याद रखना है बच्चे कि प्रत्येक गुणसूत्र में, यानी गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक क्या होता है बच्चे, एक विशिष्ट स्थान होता है, हम जिसे याद रखना है, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रोमियर। तो हमने देखा कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है, और उस विशिष्ट स्थान को ही क्या कहा गया है, सेंट्रोमियर कहते हैं। नाम बच्चे याद रखेंगे, यही सब पूछने लगते हैं। फिर देखिए, अब देखा गया है कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान है, इस स्थान का क्या नाम दिया गया है, सेंट्रोमियर नाम दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, अब गुणसूत्र लंबाई में दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिर याद रखना है बच्चे कि अब ये जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, गुणसूत्र ये भी बच्चे क्या होता है कि लंबाई में दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। समझते चलिए, किसमें बच्चे, लंबाई में दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कि प्रोफेज अवस्था कितनी महत्वपूर्ण है कि जो गुणसूत्र हैं वो लंबाई में क्या होते हैं बच्चे, दो भागों में अपने आप क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो लंबाई में दो भागों में क्या हो गए, ये विभाजित हो गए। अच्छा, अब विभाजित हो तो जाते हैं बच्चे, लेकिन दोनों जो भाग होते हैं विभाजित होने के बाद एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है? तो देखिए, गुणसूत्र लंबाई में दो भागों में विभाजित हो गए, लेकिन विभाजित होकर भी बच्चे सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। कहा था ना, एक विशिष्ट स्थान होता है। फिर याद रखेंगे कि दोनों भाग सेंट्रोमियर द्वारा, क्लियर है बच्चे, तो दोनों भाग जो हैं सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। द्वारा जुड़े होते हैं। स्पष्ट है? तो आपने देखा कि गुणसूत्र तो दो भागों में विभाजित हो गए, लेकिन विभाजित का मतलब ये नहीं है कि आप अलग ही हैं। दोनों भाग बच्चे सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि अभी बताया ना आपको कि सेंट्रोमियर एक विशिष्ट स्थान है, तो इसी विशिष्ट स्थान पर सेंट्रोमियर में क्या होते हैं बच्चे, ये जो दोनों भाग विभाजित होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा बच्चे कि अब जुड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या करो, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। फिर याद रखिएगा कि ये जो भाग होते हैं, स्पष्ट है, तो प्रत्येक भाग को अब क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहते हैं। स्पष्ट है? इसका मतलब है कि जो प्रत्येक भाग क्रोमेटिड है, तो ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर द्वारा ही आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो भूलिएगा नहीं बच्चे,
भाग का क्या नाम दिया? क्रोमेटिड। यानी प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। स्पष्ट है? अच्छा, अब देखो फिर क्या होता है अगर हम जंतु कोशिका की बात करें बच्चे, तो जंतु कोशिका में जो तारक काय होते हैं, ठीक है, वो दो भागों में क्या हो जाते हैं? सीधे विभाजित हो जाते हैं। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जंतु कोशिका में तारक काय, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, क्लियर है बच्चे? तो जंतु कोशिका में तारक काय, क्लियर है? तो जंतु कोशिका में ये जो तारक काय होते हैं बच्चे, ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तारक काय दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। स्पष्ट है? चलिए, फिर हमने ये देखा कि जो जंतु कोशिका है उसमें जो तारक काय है वो क्या होते हैं? तुरंत दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है। तो जैसे तारक काय दो भागों में विभाजित हुआ बच्चे, तो फिर देखा गया कि धीरे धीरे जो केंद्रक झिल्ली होता है, जिससे केंद्रक ढका होता है, केंद्रक झिल्ली गायब होने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली भी क्या होने लगे बच्चे? गायब होने लगते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो तारक काय दो भागों में बटा और जो केंद्रक झिल्ली है वो भी क्या होने लगता है बच्चे? गायब होने लगता है। तो हमने यहाँ क्या किया कि प्रोफेज अवस्था को भी पूरे तरीके से बखूबी हमने सीख लिया। अब बच्चे जो प्रोफेज अवस्था है, इसके बाद जो हमारी अगली अवस्था आएगी, हम बच्चे गायब होने लगते हैं। पहले यहां तक तो आप सीख गए। फिर एक बात और याद रखिएगा कि गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। स्पष्ट है? फिर याद रखना है आपको कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, अब वो कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। क्लियर है? याद रखना है कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र कोशिका के बीच में आ जाते हैं, यानी मध्य में, कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। क्लियर है? फिर याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम, अब क्या हो रहे हैं? वो कोशिका के बीच में आ जा रहे हैं, मध्य में आ जा रहे हैं। स्पष्ट है? तो केंद्रक झिल्ली भी गायब होने लगी, केंद्रक भी फ्री होने लगा और जो गुणसूत्र है वो भी क्या हुआ बच्चे? कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। और यहां हमारा क्या होता है बच्चे कि ये जो अवस्था है जिसको हमने प्रोफेज कहा, यहां हमारा प्रोफेज हो जाता है। अब जो अगली अवस्था है वो है बच्चे हमारा मेटाफेज। क्या है बच्चे? मेटाफेज। पहले मैं प्रोफेज मिटा दूं, सभी बच्चे लिख चुके हैं? ओके, चलिए अब हम अगली अवस्था पर चलते हैं। अब जो बच्चे हमारी अगली अवस्था है उसे हम कहते हैं मेटाफेज। देखिए, मेटाफेज। इंटरफेज हमने एनोफेज वो भी पढ़ लिया था बच्चे। चलिए अब हम किस में आ गए हैं? मेटाफेज में। अब देखिए मेटाफेज में क्या होता है बच्चे? मेटाफेज में जो क्रोमेटिड होते हैं, मैंने कहा था ना प्रत्येक भाग को क्रोमेटिड कहते हैं, तो क्रोमेटिड अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि मेटाफेज में जो क्रोमेटिड थे, यानी वो जो भाग थे बच्चे, क्रोमेटिड अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड क्या होता है बच्चे? अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मेटाफेज में क्रोमेटिड क्या हो गए? वो खूब स्पष्ट हो गए, एकदम साफ साफ नजर आने लगे। अब देखिए मेटाफेज के बाद जो हमारी अगली अवस्था है बच्चे, हम उसे क्या कहते हैं? एनाफेज। अब जरा देखते हैं एनाफेज में क्या हो रहा है। देखिए एनाफेज में क्या हुआ बच्चे कि जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर था, ठीक है, ये देखिए गुणसूत्र का सेंट्रोमियर अभी आपको बताया था। तो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जो है बच्चे, वो दो भागों में अब विभाजित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर दो भागों में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। क्लियर हो चुका?
तो यहाँ सभी बच्चे याद रखना है कि मैंने आपको पहले ही सेंट्रोमियर भी बताया था पिछली अवस्था में, ठीक है, क्योंकि पद कहा था ना प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है सेंट्रोमियर। अब क्या हुआ बच्चे, मेटाफेज में हम ये देख रहे थे कि गुणसूत्र क्रोमेटिड स्पष्ट हो गए, और एनाफेज में मैं ये देख रहा हूं बच्चे कि जो गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर था, स्पष्ट है बच्चे, तो गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है वो क्या हुआ बच्चे, दो भागों में विभाजित हो जाता है। याद रखेंगे कि गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये देखिए गुणसूत्र का सेंट्रोमियर क्या हुआ, वो दो भागों में अपने आप क्या हो गया बच्चे, फिर विभाजित हुआ। अच्छा, विभाजित जैसे हुआ तो क्रोमेटिड भी क्या होते हैं, अब अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ये विभाजित हो गया तो क्रोमेटिड क्या हो गए, सीधे अलग अलग हो गए। क्लियर हो चुके बच्चे, तो क्रोमेटिड भी अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेंट्रोमियर से ही तो वो जुड़े हुए होते हैं। अब जब सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं और सेंट्रोमियर ही दो भागों में बट गया तो क्रोमेटिड भी तो अलग अलग हो गए, और जैसे बच्चे क्रोमेटिड अलग अलग हो गए तो दोनों क्रोमेटिड जो अलग होते हैं वो कोशिका के छोरों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं तथा कोशिका के छोरों पर, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है बच्चे, कोशिका के छोरों पर पहुंच जाते हैं, कोशिका के छोरों पर पहुंच जाते हैं। स्पष्ट है? तो याद रखना है कि एनाफेज में गुणसूत्र का सेंट्रोमियर भी हमने देखा बच्चे कि दो भागों में विभाजित हो गया, इससे क्रोमेटिड भी अलग अलग हो गए और कोशिका के छोरों पर जाकर के वो अलग अलग बच्चे पहुंच जाते हैं। अब कोशिका के छोरों पर पहुंच गए तो बच्चे जब ये छोरों पर पहुंच जाते हैं अलग अलग होकर तो हम इन्हें संतति गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? तो छोरों पर पहुंच जाते हैं तथा अब ये संतति गुणसूत्र कहलाते हैं, संतति गुणसूत्र कहलाते हैं, मतलब बच्चा गुणसूत्र, बच्चा गुणसूत्र। तो क्रोमेटिड अलग अलग होकर के कोशिका के छोरों पर पहुंच गए, तो जब ये कोशिका के छोरों पर पहुंच जाते हैं तब हम इन्हें संतति गुणसूत्र कहते हैं। संतति का मतलब क्या हुआ? उसका बच्चा, गुणसूत्र का बच्चा। स्पष्ट है? तो देखिए अब ये क्या कहलाएंगे बच्चे? संतति, यानी बच्चे संतति का मतलब चाइल्ड हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो संतति क्या कहला गए? गुणसूत्र कहला गए। स्पष्ट है? चलिए अब देखो बच्चे, संतति गुणसूत्र के बाद अब जो अंतिम अवस्था आती है वही है टेलोफेज। अब जरा अंतिम अवस्था की बात करते हैं तो अंतिम अवस्था क्या है बच्चे? टेलोफेज की अवस्था। अब जरा देखते हैं कि टेलोफेज की अवस्था में अब क्या हो रहा है, क्योंकि संतति गुणसूत्र तो बन ही चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे टेलोफेज में क्या होता है कि संतति गुणसूत्र तारक काय के अब निकट पहुंच जाते हैं। स्पष्ट है? देखिए टेलोफेज में ये देखा गया है कि जो संतति गुणसूत्र है, संतति गुणसूत्र तारक के काय, सेंट्रोसोम बच्चे, ठीक है, तारक काय के समीप यानी निकट पहुंच जाते हैं, के समीप पहुंच जाते हैं। स्पष्ट है? तो हमने ये भी देख लिया कि अब जो टेलोफेज में देख रहे हैं संतति गुणसूत्र वो तारक काय के नजदीक आ गए। स्पष्ट है? अब जब वो तारक काय के नजदीक आ जाते हैं तो गुणसूत्रों में जलीयकरण शुरू हो जाता है, मतलब पानी आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? फिर देखिए क्या होता है बच्चे, जैसे तारक काय के करीब आते हैं गुणसूत्रों में जलीयकरण प्रारंभ हो जाता है। जलीयकरण क्या हो जाता है बच्चे? प्रारंभ हो जाता है। आ गया समझ में? तो हमने देखा कि संतति गुणसूत्र अलग होकर बच्चे क्या हो जाते हैं, वो तारक काय के समीप पहुंच जाते हैं। आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब तारक काय के जब ये समीप पहुंच जाते हैं तो गुणसूत्रों में जलीयकरण भी प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है बच्चे? जलीयकरण प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे होने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ये संतति गुणसूत्र में जलीयकरण होने लगा। ठीक, अब देखा गया बच्चे कि गुणसूत्र जो है पतले एवं लंबे होने लगते हैं। गुणसूत्र पतले एवं फिर लंबे होने लगते हैं। आगे समझ में? तो हमने देखा कि गुणसूत्रों में क्या हुआ बच्चे? जलीयकरण प्रारंभ हो गया।
अब फिर गुणसूत्र पतले होने लगते हैं और क्या होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। और जब पतले और लंबे होने लगेंगे और पानी आने लगेगा तो ये क्या होते हैं बच्चे, दिखाई नहीं देते। अब तो फिर देखिए पतले और लंबे होने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते, स्पष्ट दिखाई नहीं देते। देख रहे हैं, फिर वही स्थिति हो गई बच्चे कि देखिए जलीयकरण प्रारंभ हो गया, गुणसूत्र और पतले और लंबे होने लगे और फिर हमें स्पष्ट दिखाई देना बंद होने लगा। और जब ये बच्चे स्पष्ट दिखाई नहीं देते फिर क्या होता है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। फिर क्या होता है बच्चे, जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बच्चे पुनः, क्लियर है। अब देखा गया कि जो न्यूक्लियोलस है बच्चे, जो केंद्रिका है, वो पुनः बच्चे क्या होने लगी, वो पुनः प्रकट हो जाती है। स्पष्ट है, देखिए कितना इजी है, पुनः प्रकट हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देते। अब केंद्रिका भी क्या हो गई बच्चे, पुनः प्रकट हो गई टेलोफेज में। और जैसे केंद्रिका बच्चे पुनः प्रकट हो जाएगी और गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। याद रखिएगा, फिर क्या होता है, गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है। स्पष्ट है, याद रखना है बच्चे। मैं फिर से बोल दूं कि केंद्रिका क्या हो जाती है, पुनः प्रकट होने लगती है। अब गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। गुणसूत्र के चारों ओर क्या होता है बच्चे, चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। देख रहे हैं बच्चे, वही चीज है जैसे मैंने प्रारंभिक अवस्था में कहा था, फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए केंद्रिका पुनः प्रकट होती है, फिर गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण क्या होता है बच्चे, फिर से शुरू हो जाता है। और केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है और हम देख रहे हैं बच्चे कि फिर से शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखिए यहां तक तो हमने पूरी पांचों अवस्था को सीखा। तो अगर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो गया, इसका मतलब है कि फिर से कोशिका तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं, केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से शुरू हो गया। तो बच्चे इन पांचों के बाद क्या होता है कि एक व्यवस्था, एक और अवस्था आती है जिनको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। जरा उस बात को सीखिए, पहले यहां तक समझ गए, मिटा दूं बच्चे। अब देखो ये पांच अवस्थाएं आपने देख ली और देखा कि किस तरीके से पांच अवस्था में ये सारी चीजें हो रही है। फिर होता है बच्चे साइटोकाइनेसिस। जरा देखिए ये साइटोकाइनेसिस क्या है, अपने आप ये एक चरण नहीं है बच्चे, ये अलग से है। जरा इसको भी सीखिए, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब देखो बच्चे, साइटोकाइनेसिस होता क्या है, एक बात याद रखिएगा कि साइटोकाइनेसिस में होता है केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्रक के विभाजन के बाद, केंद्रक के विभाजन के बाद, केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का भी, कोशिका द्रव्य का भी क्या होता है बच्चे, विभाजन होता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। और जब बच्चे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है हम उसी को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई। इसे ही क्या कहा गया है बच्चे, इसे ही साइटोकाइनेसिस कहा गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखना है आपको कि जब केंद्रक का विभाजन हो जाए, जो मैंने पहले बताया था, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये जो विभाजन है एनाफेज में शुरू होता है। याद रखना है ये कहाँ शुरू होता है, एनाफेज में। ठीक है बच्चे, एनाफेज में शुरू होता है। देखिए इन चीजों को जोड़िए क्योंकि आपसे ये भी पूछ लेते हैं वो, ये कब शुरू होता है,
एनाफेज में शुरू हो जाता है। तो यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन कब शुरू हुआ है बच्चे? एनाफेज में शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, और फिर याद रखना है कि टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बट जाती है। फिर देखिए टेलोफेज के अंत में ये जो कोशिका द्रव्य है, टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बट जाती है। कोशिका द्रव्य भी क्या होता है बच्चे? दो भागों में बट जाती है। यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन किस में शुरू हुआ है? एनाफेज में शुरू हुआ, और टेलोफेज के अंत में हम देख रहे हैं कि कोशिका द्रव्य भी क्या हुआ बच्चे? दो भागों में बट गई। और जब कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बट गई तो अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमने क्या देखा कि अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। देखिए बच्चे, यही है कोशिका का विभाजन। अंत में कोशिका का क्या होता है बच्चे? पूर्ण विभाजन हो जाता है। और इस तरह जाकर हमने पूरी कोशिका विभाजन को बखूबी सीख लिया। देख सकते हैं ये बहुत इजी है। तो इस तरह बच्चे हमने देखा कि अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इस विभाजन से होता क्या है। याद रखना है कि यह जो विभाजन है यह सभी जीवों के वृद्धि का आधार है। क्या है बच्चे? यह विभाजन सभी जीवों के वृद्धि का आधार है। पहले इस विभाजन के बारे में जान लीजिए, ठीक है, कि यह जो विभाजन है सभी जीवों की वृद्धि का क्या है बच्चे? आधार है। भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसका एक और महत्व है बच्चे, घावों का भरना। जो हमारे घाव हो जाते हैं वो जो भरते हैं बच्चे, वो इसी विभाजन से भरते हैं। फिर क्या होता है? घाव का भरना। स्पष्ट है? अच्छा बच्चे, आप देखते हैं किसी किसी जीव का अंग खत्म हो जाए तो उसका अंग दोबारा बनता है। तो जब अंग दोबारा बनता है बच्चे, हम उसे कहते हैं अंगों का पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? अंगों का पुनरुद्भवन, यानी कि रीजेनरेशन। क्या बच्चे? रीजेनरेशन यानी दोबारा अंग बनना। तो सभी लोग याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन जीवों की वृद्धि का आधार है। इसी से घाव भरते हैं और इसी से अंगों का क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। इस तरह बच्चे हमने पूरी समसूत्री विभाजन को बखूबी कंप्लीट कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।